हाँ बेटा देखो, पिछली वीडियो में एल्कोहल के रासायनिक गुण धर्म में मैंने आपको 4 प्रकार की अभिक्रिया बताई थी। पहली अभिक्रिया थी एल्कोहल के H परमाणु की अभिक्रियाएं, दूसरी OH परमाणु की अभिक्रियाएं, तीसरी एल्किल समूह मतलब पूरे समूह की अभिक्रिया, और चौथा प्रकार बताया था मैंने एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया है। तो पहले प्रकार की जो अभिक्रिया एल्कोहल के H परमाणु की अभिक्रिया है, तो देखो बेटा इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझनी है कि नंबर 1 पॉइंट इसमें मैं डालूंगा। सबसे पहला है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। कैसी बेटा? अम्लीय प्रकृति। अपन क्यों डाल रहे हैं अम्लीय प्रकृति? मोटी सी बात समझ में आती है कि कोई भी रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देता है, कोई भी रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले है कि H परमाणु की जो अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपको बोलूंगा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अब एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की है तो सबसे पहले अपन एल्कोहल का आयनन कराएंगे। तो एल्कोहल का आयनन का मतलब जैसे ROH 1 2 3 4 अर्थात ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर तो जब इसका आयनन कराएंगे अपन, आयनन कराएंगे तो ये बंद इसके ऊपर जाएगा बेटा, गया? तो ये हो गया एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विस्मांश विखंडन। और विस्मांश विखंडन होगा तो आपका RO 1 2 3 4 और ऋणावेश प्लस आपका क्या बन गया बेटा? H+। इसका नाम है बेटा एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम है इसका? एल्कोक्साइड आयन। हो गया? तो कहने का मतलब जब आप लोग कहोगे कि जब एल्कोहल का आयनन कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन तथा H+ आयन को बोलोगे आप लोग प्रोटॉन। क्या बोलोगे? प्रोटॉन बनता है और इस प्रोटॉन के कारण एल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, एल्कोहल की जो अम्लीय सामर्थ्य है जिसका मतलब बोलोगे pKa का जो मान होता है, pKa का जो मान होगा बेटा 1 × 10⁻16 से 10⁻16 से 1 × 10⁻18 के क्रम का होता है। 18 का क्रम है तो मतलब ये एल्कोहल बहुत दुर्बल अम्ल होता है, पहली बात सुन लो। और जल की बात करें, जल में Kw का मान बोलोगे या Kw बोलोगे इसको या pKw बोलोगे, तो जल के Kw का जो मान होगा वो 10⁻14 के क्रम का होता है। कितने क्रम का? 10⁻14। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपके कि एल्कोहल के pKa का मान जिसको बोलोगे अम्ल का वियोजन स्थिरांक, ठीक है? अब वियोजन स्थिरांक बोलोगे इसका मान 10⁻16 से लेकर 10⁻18 के क्रम का है और जल का Kw का मान 10⁻14 के क्रम का होता है। तो ये है बेटा थोड़ा अधिक और ये थोड़ा क्या है बेटा? कम। जिसके कारण यदि आप लोगों से कंपेयर कराए कि एल्कोहल की तुलना में जो जल है वो अधिक अम्लीय होता है अर्थात प्रबल अम्ल है। लेकिन अपन जानते हैं सामान्य कंडीशन जब किसी चीज़ को कंपेयर कराते हैं तब इस चीज़ को बोला जाता है, लेकिन अपन जानते हैं जल कोई अम्लीय प्रकृति का नहीं होता। मोटी सी बात है, यदि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विलय है तो अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, लेकिन अपन जानते हैं कि इसके pH का मान जो शुद्ध जल है जिसको डिस्टिल वाटर बोल सकते हैं उसके pH का मान तो 7 ही रहता है भाई। यदि अपन ने कांच के बर्तन में रखा तो उसके pH का मान बढ़ सकता है, 7 से अधिक हो जाएगा क्योंकि क्षारीय प्रकृति का। और यदि अपन ने किसी लोहे के में या कहीं के भी रख दिया और उसके अंदर वायुमंडलीय CO2 के संपर्क में यदि आ गया तो उसकी pH का मान 7 से कम भी हो सकता है। और शुद्ध यदि जल है, कहने का मतलब डिस्टिल वाटर है, तो उसके pH का मान कितना रहेगा? 7 रहेगा, एकदम उदासीन। तो बेटा समझना एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति में सबसे पहले एल्कोहल का आप लोग क्या कराओगे? आयनन। तो ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल का जब आयनन कराया तो एल्कोक्साइड आयन बनता है और ये H+ जो है प्रोटॉन वो किस में पड़ा है? जलीय विलयन में पड़ा, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? अम्लीय। और इसकी अम्लीय प्रकृति में pKa का जो मान होगा वो क्रम बताओगे आप लोग 10⁻16 से लेकर 10⁻18, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये जल की तुलना में दुर्बलतम अम्ल है क्योंकि जल के Kw का मान 10⁻14 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तीसरी बात, यहाँ पर अगली बात करेंगे अपन कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का अपन को अब डालना है क्रम। तो हम अगला पॉइंट डालेंगे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का क्रम। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति देखो, यहाँ पर अपन बेटा पहली बात ये जान रहे थे कि एल्किल समूह जो R है उसका कौन सा प्रभाव होता है? उसका प्रभाव होता है R बराबर होता है बेटा +I प्रभाव, जिसको बोलोगे धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव,
है, इसको बोलोगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो आपने इस चीज़ को तो मैंने ही पढ़ाया था और इसको पता है। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को धक्का देना। तो ये समूह है एल्किल समूह। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का घटता या बढ़ता क्रम लिखो, तो कहने का मतलब ध्यान रखना कि एल्कोहल में, प्राथमिक एल्कोहल में तो एक एल्किल समूह होता है, द्वितीयक एल्कोहल में 2 एल्किल समूह होते हैं और तृतीयक एल्कोहल के अंदर 3 एल्किल समूह होते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे, अब यहीं देखो ये आपका एल्किल समूह है और एल्किल समूह का आप लोग मानते हैं यहाँ पर धक्का देगा, ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर धक्का मारा, धक्का मारेगा तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि। जब वृद्धि होगी तो H+ पुनर्मिलन संभावना बढ़ेगी और जब विलयन में H+ है ही नहीं तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। अब बात समझने की है बेटा, जहाँ तो प्राथमिक एल्कोहल में तो 1 R समूह था, द्वितीयक एल्कोहल में 2 R समूह, तो धक्का और ज़्यादा लगेगा। तृतीयक एल्कोहल के अंदर 3 एल्किल समूह तो और ज़्यादा धक्का लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल की और उससे कम तृतीयक एल्कोहल की। कहने का मतलब कि जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह बढ़ेंगे, जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह बढ़ेंगे उनकी अम्लीय प्रकृति के मान में कमी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, घटेगी जब एल्किल समूह बढ़ेंगे, अर्थात ये एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति देखो, सबसे पहले अपने ले लिया CH3OH, फिर अपने ले लिया बेटा CH3CH2OH, फिर अपन ले लेते हैं बेटा द्वितीयक एल्कोहल में CH3CHOH और ये CH3, और फिर अगला ले लेते हैं इसके अंदर नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल CH3 और ये CH3 और ये OH। यहाँ पर एक प्लस आई प्रभाव का समूह है कि नहीं बेटा, एक प्लस आई प्रभाव का समूह, एक ही है मैथिल समूह, लेकिन यहाँ पर भी एक है, एक प्लस आई प्रभाव का समूह, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 कार्बन का है। भाई यार एक तो पतला आदमी और एक मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी का तो धक्का ज़्यादा लगेगा, भाई ये तो छोटा सा है, पतला है, इसमें तो कुछ भी नहीं, दम नहीं है। और ये वाला थोड़ा सा मोटा है, तो मोटा तो पावर ज़्यादा दिखाएगा। जब मोटा, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा ना तो धक्का देने की शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, ये मोटा तो एक है, फिर यहाँ पर धक्का दिया, ये धक्का दिया, यहाँ पर कितने आदमी है, 1 और 1 2 एल्किल समूह के, तो 2 धक्का मार रहे हैं, यहाँ पर 2 धक्का मार रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक ने धक्का मारा, ऋणावेश में वृद्धि हुई, 2 मोटे ने धक्का मारा और ऋणावेश में वृद्धि हुई, H+ पुनर्मिलन संभावना बढ़ गई और भी, 2 ने धक्का मारा और वृद्धि हुई, फिर बेटा 3 ने धक्का मारा है। यहाँ पे जब 3 ने धक्का मारा तो ऋणावेश में हो गई अधिक वृद्धि और अम्लीय प्रकृति के मान में हो गई कमी। क्यों? अरे कारण ये है कि ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश बढ़ेगा, और जब ऋणावेश बढ़ेगा तो विलयन का H+ तुरंत आएगा, जब तुरंत आएगा तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी, मेथेनॉल की, उससे कम किसकी, एथिल अल्कोहल की, उससे कम आइसोप्रोपिल, और सबसे कम किसकी हो गई। फिर यहाँ पर कितने समूह आए, 2, यहाँ पर कितने एल्किल समूह, 2, कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति घटेगी। कारण आप लोगों को मैंने स्पष्ट पहले बताता हूँ कि यहाँ पर एल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव के कारण ये ऑक्सीजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों के मध्य उनको प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश में वृद्धि होगी। वृद्धि होने के कारण जलीय विलयन में उपस्थित जो H+ आयन है, जो किसने छोड़ा, एल्कोहल ने छोड़ा, वो वापस से आ जाएगा, उस पर आकर्षित होगा, अर्थात पुनर्मिलन संभावना बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति, क्योंकि विलयन में H+ है ही नहीं, जब विलयन में H+ है ही नहीं तो अम्लीय प्रकृति अपने आप ही घट गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहली बात कि मैथिल अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय है। 1 डिग्री अल्कोहल में भलाई ये ले ले, भलाई और ले ले, कोई सा भी ले ले, चलता रहना। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन, मैथिल अल्कोहल। उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम होगा बेटा 3 डिग्री। तो ये है बेटा अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम। और सबसे पहले अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम है, फिर मैं वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ROH लेना, उसका विषमांश विखंडन कराना, एल्कोक्साइड आयन बनाना, उसके नीचे आप लोग लिखोगे एल्कोहल के अंदर
एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है, और ऋणावेश में वृद्धि होने के कारण जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन की पुनर्मिलन संभावना बढ़ेगी, अम्लीयता घटेगी। जैसे प्राथमिक एल्कोहल के अंदर एक एल्किल समूह होता है, द्वितीयक एल्कोहल के अंदर 2 एल्किल समूह होते हैं, तृतीयक एल्कोहल के अंदर 3 एल्किल समूह होते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूह आएंगे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश बढ़ेगा, अम्लीय प्रकृति घटेगी। तब स्पष्ट समझ में आ गया। सबसे अधिक अम्लीय मेथिल एल्कोहल, उससे कम 1 डिग्री वाला कोई सा भी ले लेना। अब यहाँ पर 1 डिग्री में जैसे एक तो ले लिया आप लोगों ने एथिल और एक ले लिया प्रोपिल। अरे एथिल तो थोड़ा कम मोटा है, प्रोपिल में तो 3 कार्बन और ज़्यादा मोटा हो गया। अरे मोटा का तो धक्का ज़्यादा पड़ेगा, तो मतलब एथिल की तुलना में प्रोपिल एल्कोहल की अम्लीयता घट गई। ब्यूटिल वाला फिर और ज़्यादा मोटा आ गया भाई, 4 कार्बन वाला तो ज़्यादा मोटा हो गया, सीधा सीधा चल रहा है मामला। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे सिस्टम बढ़ा देना, ठीक है। तो ये बेटा अम्लीयता का सिस्टम था। सबसे पहले कि अल्कोहल की अम्लीयता का आप लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल दे देगा, अम्लीय प्रकृति पूछेगा तो ध्यान रखना मेथिल अल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक, और फिर 3 डिग्री वाला छांट के देख लेना। 1 डिग्री वाला कौन सा है, यदि मान के चलो 2-3 है, जैसे प्रश्न लिख देता हूँ, निम्न अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम लिखो। प्रश्न क्या है, निम्न अल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम लिखो, ताकि आप लोगों का स्पष्ट हो जाए मामला। पहला एल्कोहल अपन ने ले लिया CH3CH2OH, दूसरा एल्कोहल CH3CH2CH2OH, तीसरा एल्कोहल CH3CH3CH3COH, ठीक है बेटा। चौथा एल्कोहल C2H5, यहाँ पर आपने C2H5 और ये आपका CH3 और ये OH, और फिर उसके बाद अगला हो गया बड़ा CH3OH। निम्न एल्कोहल आपको दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर, मतलब एक सवाल है कि निम्न एल्कोहलों की अम्लीयता के क्रम को आप लोग घटता बढ़ता कुछ भी बोले इसको देख लेना। अब देखो बेटा, ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये आपका प्रोपिल एल्कोहल है। प्रोपिल एल्कोहल में ये वाला मतलब है 1 डिग्री है कि नहीं है, ये वाला हमारा कौन सा है, ये भी 1 डिग्री है। ये वाला कौन सा है हमारा बेटा, 3 डिग्री है। ये हमारा कौन सा है, 3 डिग्री है। और एक आप एक ये ले लो, ये भी कौन सा है बेटा, 1 डिग्री है। और एक और ले लेते हैं इसके बाद CH3CHOH, और ये CH3 ये हो गया आपका 2 डिग्री। तो ये आपका एक एल्कोहल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 हो गया, ठीक है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। गुरुजी आपने बताया कि 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक होती है? लेकिन 1 डिग्री से पहले मैंने ये बताया कि 1 डिग्री के अंदर मानना एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। देखो सबसे अधिक अम्लीयता, एक एल्किल समूह है तो सबसे अधिक अम्लीयता मैंने ए लिख दिया, ए वाले की। अब यहाँ देखो 1 डिग्री ये वाला और 1 डिग्री ये वाला, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 है। तो 2 कार्बन वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला, थोड़ी अम्लीयता इसकी थोड़ी होगी क्या बेटा, कम। क्यों देख रहा है, उन दोनों को देखो तुम 1 डिग्री वालों को, यहाँ देखो कितने हैं, तो ये हो गया आपका बेटा C, सबसे अधिक A, उससे अधिक B, उससे सॉरी सबसे अधिक ये, उससे कम B, उससे कम C। अब यहाँ जाओ 3 डिग्री में, और पहले 2 डिग्री में आओ। इन 3 डिग्री को छोड़ो, अभी आप लोग 2 डिग्री पे आओगे। 2 डिग्री पे आओगे, ये वाला आ जाओ, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे D, इसकी अम्लीयता क्या हो गई, थोड़ी सी कम। अब वहाँ 3 डिग्री पे आओ, 3 डिग्री में देखो एक एल्किल समूह मैथिल है, मैथिल है, मैथिल है, एथिल है, एथिल है, एथिल है, तो एथिल का धक्का ज़्यादा लगेगा मैथिल की तुलना में। तो यहाँ D के बाद ये वाला हो गया बेटा C, क्या हो गया, सॉरी E, ये E हो गया, और लास्ट में थोड़ा बड़ा आकार है तो E के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा बेटा F। तो आप समझ में आई। तो अम्लीयता के क्रम की बात करो तो A की अम्लीयता सबसे अधिक, उससे कम किसकी होगी, B की, उससे कम किसकी होगी, C की, उससे कम किसकी होगी, D की, उससे कम किसकी होगी, E की, और उससे कम किसकी होगी, F की। तो यहाँ पर सिस्टम देख लेना आप लोग, एल्किल समूह का जैसे जैसे आकार बढ़ेगा अम्लीयता के मान में वृद्धि। तो यहाँ देखो 1 डिग्री वाला 1 डिग्री 2 है, लेकिन इनमें भी यदि तुमसे पूछे एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, तीनों ही 1 डिग्री है। तो तीनों जो 1 डिग्री है तो एल्किल समूह का आकार देखना है। एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लीयता के मान में
कमी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग उतार लेना, अपने हिसाब से देखना कि पहले एग्जाम्पल तुमको देगा निम्न की अम्लीयता, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री की और सबसे अधिक 1 डिग्री की रहेगी। अब इसके अंदर कुछ रासायनिक गुणधर्म है बेटा कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की पहली अभिक्रिया, सबसे पहली अभिक्रिया अपन बोलेंगे सक्रिय धातु के साथ। नंबर 1, एल्कोहल की सक्रिय धातुओं से क्रिया। इस चीज़ को ध्यान रखना कि सक्रिय धातु जितनी भी होती है वो यदि जल से साथ क्रिया कराए या प्रोटॉन देने वाला जितना कोई सा भी हाइड्रोकार्बन है, कोई सा भी हो, यदि आप लोग सक्रिय धातु की क्रिया कराओगे तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो अपन को हाइड्रोजन गैस बाहर निकले सक्रिय धातु जैसे सोडियम अपन जानते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक है, एल्यूमिनियम है, या हम कह सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में क्या करेगा, थोड़ा सा अपन को ताप देना पड़ता है तब जाके क्रिया होती है। तो यहाँ सक्रिय धातु कोई सी भी ले लेना आप। जब सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराओगे, हम एल्कोहल की क्रिया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है और धातु एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। सॉरी, धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धातु एल्कोक्साइड का। अब जैसे इसके अंदर क्रिया करा दे, सबसे पहले CH3 CH2OH प्लस अभिक्रिया अपन ने कराई Na के साथ। अपन जानते हैं हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में बाहर निकलेगी। अब H2 के रूप में बाहर निकलेगी, अपने कितने ले लिए? 2 ले लो। क्यों ले रहे 2? भाई यहाँ पर H जो है 1 ले रहे तो 1 मिलेगी, और इसको भी क्या ले ले बेटा। अब यहाँ पर गर्म करने की आवश्यकता नहीं। सक्रिय धातु क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग डालोगे, अपने इस चीज़ को भी जानते हैं कि सोडियम बहुत सक्रिय धातु होती है। यदि इसके ऊपर पानी की 2-4 बूंद डाल देना तो आग लग जाती है। आग लगने का कारण है हाइड्रोजन गैस का तीव्रता से बाहर निकलना। कई कंडीशन बोलते हैं कि साहब सोडियम धातु को अपन वायु में खुला छोड़ दे तो क्या आग लगती है? बेटा नहीं लगती, क्योंकि अपन जानते हैं सोडियम धातु बहुत सक्रिय धातु होती है। इनकी जो चमक होती है चांदी के समान होती है, और ये चांदी के समान जो चमक होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे, और धातु ऑक्साइड बनने के कारण इनकी जो चमक है वो धूमिल हो जाती है। कैसी हो जाती है? धूमिल का मतलब एक तरह से पाउडर के रूप में संचरण हो जाता है उसका सिस्टम। तो यह आग नहीं लगती। आग तब लगती है जब आप लोग पानी डालोगे। यहाँ देखो, फिर उसके बाद यदि अपन क्रिया कराया तो आपका क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2ONA क्या बना? इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। एल्कोक्साइड क्यों बोला? एल्किल सब हुए इसलिए। आप लोग आगे बढ़ाते जाओ तो कोई बढ़ा देना। तो यह प्लस क्या, कौन सी गैस बाहर निकली? H2 गैस बाहर निकली, और तीव्रता से निकलती है, आग नहीं लगती। यदि अपन टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहे हैं? एल्कोहल ले रहे हैं। ये अपन ने एल्कोहल ले लिया और यहाँ पर चिमटी की सहायता से सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। यहाँ पर डालने के साथ ही इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बेटा तीव्रता से बाहर निकलेगी, और इस गैस को जब निकल रही है तो इसमें यदि आप लोग जलती हुई क्या लाओगे? तिल्ली लेके आओगे, माचिस के तिल्ली लाओगे, तो यहाँ पर ये जो है ये नीली लो के साथ जलना शुरू हो जाएगी। नीली लो जानते हो, जैसे अपने बर्नर में गैस की जो बर्नर होती है उसके अंदर जो निकलती है लो निकलते है नीली, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब आप लोग पहचान करो सब हाइड्रोजन गैस, बेटा सूंघने पर कोई गंध नहीं होती हाइड्रोजन गैस की। अब पहचान के लिए क्या करोगे? यहाँ पर जलती हुई तिल्ली को इसके संपर्क में ले जाओगे। जब ले जाओगे तो ये नीली लो के साथ जलेगी, तो इससे सकते हैं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। तो कहने का मतलब, जब एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के साथ कराते हैं तो धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। भाई ऐसे जा रहा है। इसी प्रकार से और समीकरण अपन बनाना चाहें, बना लिया। कहने का मतलब जैसे C2H5OH प्लस दोनों ले लेते हैं इसमें भी, और 2 लिए तो K के साथ अभिक्रिया कराई तो 2K ले लिया, मतलब ये भी एक सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु है। अब क्या क्या बाहर निकलेगा? C2H5OK, ये 2 ले लो, प्लस क्या बाहर निकालोगे? H2 गैस। ये क्या है? पोटेशियम एथोक्साइड, क्या नाम है इसका? फिर उसके बाद देखो नंबर 3 रिएक्शन CH3 या C2H5 ले लो, C2H5OH प्लस क्या ले लिया आपने? Mg ले लिया है बेटा। कैसे कराओगे Mg के साथ अभिक्रिया? कितने अणु काम आएंगे C2H5OH के?
2 आएंगे, क्योंकि Mg+2 में होता है भाई। यहाँ तो अपने 2 लिया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ एक अकेला Mg लेना, 2 ये लेना, 2 आएंगे। यहाँ पर 2 काम आए थे, संतुलन के हिसाब से हमने किया है, तो अपन क्या लोगे यहाँ पे 2, Mg अकेला आएगा। Mg अकेला आएगा तो हम कह सकते हैं C2H5O और ये C2H5O और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा Mg, इसका नाम होगा मैग्नीशियम एथोक्साइड, मतलब C2H5O का होल ट्वाइस Mg भी बोल सकते हो। C2H5O का होल ट्वाइस प्लस Mg प्लस क्या निकालोगे, प्लस निकाल दिया अपने हाइड्रोजन गैस। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जब एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम आदि से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा और धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण। जब सोडियम धातु से कराई सोडियम एथोक्साइड, पोटेशियम धातु से कराई पोटेशियम एथोक्साइड और मैग्नीशियम धातु से कराई तो मैग्नीशियम एथोक्साइड, जिसको अपन यूं भी लिख सकते हैं C2H5O का होल ट्वाइस Mg। इसी प्रकार जिंक ले रहे हो तो यहाँ Zn आ जाएगा, क्योंकि Zn+2 में होता है, समझ में आई। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ले रहे हो तो Al+3 में होता है, तो 3 काम आएंगे और 3 के 6 लेना, तब जाके 3H2 बाहर निकल जाए, यहाँ 2 लगा के होल थ्राइस कर देना, Al कर देना, समझ आई। तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम एथोक्साइड। और फिर कैल्शियम ले रहे हो तो अपन जानते हैं +2 ही होता है, और +2 होता है तो ऐसी कैसी स्ट्रक्चर बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही वर्ग के तो भाई हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर ये होल ट्वाइस और Ca कर देना। मैं समझता हूँ आप लोग इस अभिक्रिया को आसानी से करा सकते हैं। फिर तुमसे एक प्रश्न ये पूछा जाए कि उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखो जिससे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट होती है। उस रासायनिक प्रश्न लिख सकते हैं इसके नीचे, उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखो जिससे एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट हो सकती है। तो इससे भी अभिक्रिया करा देना। जब एल्कोहल सक्रिय धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है और धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका आप लोगों का सवाल भी और ये आपकी रिएक्शन भी। कोई सी भी करवा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट बेटा इसके अंदर जो अगली अभिक्रिया है, और अगली अभिक्रिया के रूप में आप लोग धात्विक हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराओगे। अपन जानते हैं बेटा धात्विक हाइड्राइड भी क्या होते हैं बेटा, हाइड्राइड के प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा, हाइड्रोजन वाला पार्ट पढ़ा था हाइड्रोजन वाला, जिसमें धात्विक हाइड्राइड, इसके अंतराकाशी हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड आदि के नाम भी पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन परमाणु कैसे होता है, ऋणावेश होता है। तो आप देखो यहाँ पर हाइड्राइड जैसे आपकी किताब में अभिक्रिया दे रखी है इसके साथ, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। क्या नाम है, सेकेंड रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से। अब सोडियम हाइड्राइड से बनाओगे तो यहाँ पर भी बेटा वही एल्कोक्साइड बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निष्कासन। तो यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे थे C2H5OH प्लस NaH, यहाँ से H लेना और यहाँ से, क्योंकि अपन जानते हैं ये H समूह की अभिक्रिया चल रही है अपने एल्कोहल की। एल्कोहल के लिए आप लोग क्या बाहर निकालोगे, पहले तो आप बना देना C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा बेटा, निष्कासन। ठीक है, तो ये थी बेटा सेकंड सोडियम हाइड्राइड। अब आपके सामने साहब हम तो कैल्शियम हाइड्राइड से कराना चाहे करा लो भाई। एक तो रिएक्शन ये हो गई, सेकंड रिएक्शन जैसे अपन ने कहा बेटा C2H5OH प्लस MgH2 क्या है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। MgH2 आपने लिया तो यहाँ पर 2 ले लेना, 2 के हिसाब से ठीक रहेगा मामला, क्या ताकि आप लोग क्या निकाल दोगे, 2H2 बाहर निकालो। तो आप लोगों को वही बनेगा C2H5O का होल ट्वाइस Mg प्लस 2H2, अर्थात हाइड्रोजन गैस का क्या करोगे बेटा, निष्कासन करो। ठीक है, और भी आप लोग किसी प्रकार के हाइड्राइड लो तो मोटी सी बात समझने की है कि एल्कोहल हाइड्राइड के साथ क्रिया करता है तो अभी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। तो अब रिएक्शन वही बात, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कोई रासायनिक समीकरण लिखो, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी चलेगी। सेकेंड के बाद आपकी थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन के अंदर आप लोग पढ़ोगे बेटा गिरन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। कैसे के साथ, गिरन्यार अभिकर्मक से क्रिया। अपन जानते हैं बेटा आप लोगों को, जब मैंने पाठ नंबर 10वां पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि गिरन्यार अभिकर्मक का विरचन शुष्क माध्यम में किया जाता है। फिर मैंने बोला कि जैसे प्रोटिक विलायक, जल, एल्कोहल,
एसिटिक अम्ल आदि के साथ यदि गिरनार अभिकर्मक क्रिया करेगा तो क्या करेगा बेटा, उससे H+ ग्रहण करेगा और एल्केन का निर्माण होगा, अर्थात हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर गिरनार अभिकर्मक बहुत सक्रिय यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक। तो गिरनार अभिकर्मक क्रिया करेगा जैसे C2H5OH प्लस आप ले लो, मैं ले रहा हूँ CH3MgBr ले रहा हूँ, आप लोग भला ही RMgBr ले लेना, RH बनाना। मैंने क्या बताया था कि बहुत सक्रिय धातु है, सॉरी कार्ब धात्विक यौगिक है। यहाँ से कौन से समूह की अभिक्रिया चल रही है, एल्कोहल के, तो H की चल रही है, तो H के हाथ लगाना, किसी के हाथ मत लगाना। तो एल्कोहल और यहाँ से क्या ले लेना, CH3, तो CH3 प्लस H CH4 बन गया और MgBr OC2H5 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई CH4 प्लस Mg ये Br और OC2H5, अपन जानते हैं OC2H5 माइनस का होता है, Br भी माइनस का होता है, Mg+2 का होता है। तो संयोजकता के हिसाब से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब जब एल्कोहल की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका होगा, एल्केन का निर्माण होगा। और इसकी आप लोग क्या लोगे, कौन सी अभिक्रिया, इसके अंदर आप लोग वही H समूह की अभिक्रियाएं चल रही है। तो ये धात्विक हाइड्राइड के साथ है, जिसके अंदर सोडियम हाइड्राइड लिया और मैंने मैग्नीशियम हाइड्राइड लिया। यदि कैल्शियम हाइड्राइड लो भी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी रिएक्शन ये वाली है जो गिरनार अभिकर्मक के साथ है। जब गिरनार अभिकर्मक के साथ कराओगे तो आप लोग भलाई यहाँ पर RMgBr लो तो RH बना देना, RH भी एल्केन ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन चौथी रिएक्शन आती है इसके अंदर एल्कोहल के H परमाणु की अभिक्रियाओं के अंदर ही। और H परमाणु की अभिक्रिया के अंदर बेटा अगली अभिक्रिया है बेटा एस्टरीकरण। कौन सी बेटा, एस्टरीकरण। एल्कोहल के नंबर चौथी अभिक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है बेटा, सबसे पहली बात है एस्टर का निर्माण। एस्टरीकरण का मतलब एस्टर का निर्माण करोगे। और एस्टर का निर्माण की बात करें, जब एल्कोहल की क्रिया आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई सा भी ले लेना, फार्मिक अम्ल लो, एसिटिक अम्ल लो, प्रोपेनोइक अम्ल लो, कुछ भी ले लेना। जब एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराओ, जब एल्कोहल मैंने ले लिया C2H5OH की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3CD1OH मतलब एसिटिक अम्ल ले रहा हूँ, तो ये तो है हमारा एथेनॉल। क्या है बेटा, एथेनॉल। और ये क्या है बेटा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है बेटा, की क्रिया कराते हैं। तो ये बेटा एक अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी होती है, ये आपका एल्कोहल, ये आपका एसिटिक अम्ल। जब कराते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा इसको गर्म करना पड़ेगा और माध्यम होता है बेटा अम्लीय, अर्थात उत्प्रेरक के रूप में आप लोग तनु HCl डाल सकते हो। देखो जब एथेनॉल की क्रिया आप लोग एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल, मैंने अभी प्रोपेनोइक अम्ल लिखा था, उसको काट के वजन इसका एथेन है क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथ लगाओगे, COOH के लिए ओइक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल। ये अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है और धीमी होती है, पहला काम। अब आप लोग मैंने क्या बोला कि एल्कोहल के H समूह की अभिक्रिया चल रही है, किसकी, H की। तो यहाँ पर अपन लोगे क्या, H, और यहाँ से क्या लोगे, OH। क्या बाहर निकल गया, जल बाहर निकाल देना। अब आपको जोड़ना है, जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, CH3CD1O OC2H5 प्लस H2O। और H2O जो बना इसका नाम है बेटा एस्टर, ये बना जो इसका नाम IUPAC नाम बोलोगे तो C2H5 को तो बोलोगे एथिल, इसका IUPAC नाम बोलते हो एल्किल एल्केनोइट। एल्किल एल्केनोइट में ये समूह है एथिल और 2 कार्बन का लिए एथेनोइट, तो इसका नाम होगा एथेनोइट एस्टर। अब बात है कि बेटा ये जो क्रिया है, अब आपकी बुक्स के अंदर लिखा है कि निम्न अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो और निम्न अभिक्रिया के प्रति कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। निम्न अभिक्रिया के प्रति अर्थात एस्टरीकरण का मतलब समझो, जब एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण बोला जाता है, पहला काम। दूसरा काम, इस अभिक्रिया के प्रति
एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो, और इस अभिक्रिया के प्रति कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्कोहल एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। तो सबसे पहला इसका सबसे छोटा भाई है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो फार्मिक अम्ल है। जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी एस्टरीकरण की क्रियाविधि घटेगी। कारण है कि जैसे जैसे बड़ा आकार होगा त्रिविमी में बाधा होगी, और त्रिविमी में बाधा होने के कारण उनकी क्रियाशीलता घटेगी। तो सबसे अधिक बोलो फार्मिक अम्ल पहला, दूसरा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक में एसिटिक अम्ल, फिर 3 कार्बन का, फिर आगे बढ़ते जाना। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा एस्टरीकरण की अभिक्रिया घटेगी, फार्मिक अम्ल सबसे अधिक। इसी प्रकार से अगला इसके अंदर इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि भाई एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखो। तो अपन ये अभिक्रिया उतरी गई हमारी, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक फार्मिक अम्ल, उससे कम एसिटिक अम्ल, उससे कम प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, आगे चलते जाना। जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी क्रियाशीलता क्या होगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घटेगी। तो अब आपका अगला पॉइंट आता है एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बताओ भैया। यहां देखो अगला पॉइंट आया इसके अंदर स्टार, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अब यहां पर भी वही छोटा रूप लेना है भैया। यहां पर सबसे पहले सबसे अधिक मेथेनॉल, फिर C2H5, फिर C3H7OH, फिर आगे ले लेना C4H9, आगे चलते रहना। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका सिस्टम में एल्कोहल की क्रियाशीलता को बोलोगे। ओज करना